औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई मिस्टर सईदुल्ला ख़ान। आज बेटे एक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एमकेट के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये बच्चों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर इस पर भी कोई वीडियो बना दें, तो आज अल्लाह के करम से इस पर प्रिपरेशन की और इस पर एक वीडियो बनाई है मैंने। और ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एमकेट में 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरे चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कन्वे कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इसको जिस हद तक हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, पहले इसका मेथड जानते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 एक लिस्ट दी जा रही है नीचे। इसको ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो बताई जा रही हैं। नंबर 1, रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। सबसे पहले जो भी पैसेज, जो भी क्वेश्चन, जो भी लाइनें आपको दी हैं, उसे बहुत गौर से पढ़िए, समझिए, हर एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। एनालाइज क्रिटिकल लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो बड़ी क्रिटिकल लॉजिकल इन्फॉर्मेशन उनको एनालाइज कीजिए। एनालाइज का मतलब ये देखिए कि इसमें कोई अगर सीरीज़ है तो वो कौन सी है, माइनस की है, प्लस की है, कौन सी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, उसके बाद थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर सारे सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए कि ये भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। फिर इसके बाद नंबर 4, कंपेयर द आंसर ऑब्टेन्ड विद अदर पॉसिबिलिटीज़। जितनी और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है ना, उनसे भी आंसर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, कम टू द करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन। फिर आखिर में जो करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन आपके जहन में आए उस पे आइए, इंशाल्लाह ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कहते हैं कि ये कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं, ये सेक्शन, ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रीजंस होते हैं, सीरीज़ होती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, इस तरह की हो सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 21 में जो पेपर आया था उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था और बच्चों ने इसे करना था इस तरह। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चंस जो है वक्त ज़ाय के बगैर लॉजिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि रीजनिंग वर्बल। ठीक है ना, नंबर सीरीज लिखा हुआ है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखिए एक सीरीज है 48, 24 और 12 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इस डैश में कौन सा नंबर किस सीरीज से चल रहा है। अगर आप कहते हैं ये 6 का टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 को मिस किया, फिर 6 4 24, फिर 6 5 को मिस किया और 6 6 48, नहीं 6 38, 6 8 48, इसमें फिर 2 को मिस किया। अब देखें क्या आ सकता है इसमें, 8 6 या 4 या 2, क्या हो सकता है। ये तो मैंने एक रीज़न किया और आप सोचिए। पहले ही ऐसा है कि आप अपना एक आंसर लिख लीजिए, फिर अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जब आपको बताऊंगा तो उसे मैच कीजिएगा, तो देखते हैं अगर आपकी मैचिंग होती है तो इंशाल्लाह माशाल्लाह यू आर गुड एट। ठीक है, आप अच्छे हैं फिर उसमें रीजनिंग में। देखिए एक्सप्लेनेशन, इसमें नंबर बी इज़ द करेक्ट 6। क्यों, एक्सप्लेनेशन क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। कहते हैं इट इज़ अ सिंपल डिवीजन सीरीज, ये डिवीजन की सीरीज़ है, डिवाइड्स कर रहे हैं इसमें। कहते हैं इन विच ईच नंबर इज़ 1/2 ऑफ द प्रीवियस नंबर। हर जो नंबर है वो प्रीवियस नंबर का हाफ है। वी कैन ऑल्सो से दैट ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2। हम ये भी कह सकते हैं कि हर नंबर को 2 से डिवाइड किया। अब जब 2 से डिवाइड किया तो कहते हैं डिवाइडेड बाई 2 अराइव एट द नेक्स्ट नंबर, तो हम नेक्स्ट नंबर पर पहुँचते हैं। अगर हम 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 पर पहुँचते हैं, 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 पर पहुँचते हैं, तो फिर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो कहाँ पहुँचेंगे, 6 पर। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर होगा डिवाइडिंग बाई 2, 12 डिवाइडिंग बाई 2 विल बी गेट 6। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो मैं आपको उसमें लेकर चल रहा था टेबल मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड था, तो देखिए डिवीजन इज़ है, इसको 2 से डिवाइड किया। अगर आपके आंसर है तो सही है, दैट्स गुड आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 2 है लेटर सीरीज। अब ये जो लेटर सीरीज है इसमें देखिए, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है RQPONM फिर ब्लैंक IGHGFED फाइंड द मिसिंग लेटर्स। अब आपने इसमें मिसिंग लेटर फाइंड करना है। क्या CDE आएगा, क्या LKI आएगा, या LKJ आएगा, या BAC आएगा। अब ज़रा इसको देखिए कि किस लेटर से चल रहे हैं। अगर इसे देखा जाए लॉजिकली, गौर से देखिए, DEF DEF चले, GHI चले, पीछे चल रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं, फिर GHI JKL होना चाहिए ना, GHI JKL है ना, JKL मुझे तो लगता है नंबर 3 से ही होगा JKL। MNOPQR बैकवर्ड चल रहे हैं ना, तो बैकवर्ड लेकर चल रहे हैं इसको, इस लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को। आप ज़रा देखते हैं नंबर 3 J और LKJ, उल्टा पड़े तो JKL, वैसे LKJ इसमें आएगा। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। द सीरीज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो सीरीज है ना, रिवर्स जा रही है। DEF ABCDEF FED यूँ चल रहा, IHG, ठीक है ना, और उल्टा जाए तो DEF, ठीक है ना, यूँ देख लीजिए। तो ये बैकवर्ड सीरीज है, रिवर्स है, देयरफॉर द मिसिंग लेटर्स आर LKJ। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एनालॉजीज़ है। एनालॉजीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे, कई लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर उस पे एनालॉजीज़ पे मौजूद हैं। इसी चैनल पे ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर लिखा हुआ है पेटल, फ्लावर। अब पेटल जो है फूल की एक पत्ती को कहते हैं, तो यानी यूँ समझ लीजिए कि इसका ये क्या बनेगा पैटर्न। मेरे ख्याल से होल और पार्ट और होल बनना चाहिए। फ्लावर होल है और पेटल उसका पार्ट है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। पेन और पेपर, इंजन एंड कार, कैट एंड डॉग, बॉल एंड गेम। अब बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। आई थिंक सो इंजन एंड कार हो सकता है। कार जो है होल है, इंजन उसका पार्ट है, ये शायद यूँ हो सकता है। आइए आंसर देखते हैं इसका। इसके आंसर में बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए माशाल्लाह मैं सही पहुंच गया। अ पेटल इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्लावर इन अ सिमिलर वे एन इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ द कार। अंडरस्टूड। तो ये बना पार्ट एंड होल का, ठीक है, पैटर्न। अब इस पैटर्न पे एनालॉजीज हमने लगा ली। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट। अब इसमें ज़रा पढ़िएगा सेंटेंसेस। कहते हैं ऑल द colleges in the city had to keep closed for 3 days a week। रखे गए, बंद रखे गए 3 दिन के लिए हफ्ते में। अब इसमें है नंबर 2, कहते हैं many students have left the local colleges। many students have left the local colleges। A statement, statement number 2 is the cause and statement 1 is its effect। statement 1 ऊपर है all the colleges, ठीक है ना, ये statement 1 है। मैं वहाँ भूल गया था 1 लिखना, आप देख लीजिए। statement 1 is the cause and statement 2 is the effect। both the statements are effect of independent causes। Number D, both the statements are independent causes। both the statements are effects of some common cause। अब बताइए नंबर 1 जो है all the colleges in the city had to keep closed for 3 days a week, और दूसरा many students have left the local colleges। ये इसका रीज़न है या वो इफेक्ट है, क्या है? आंसर देखते हैं। आंसर इसका है नंबर सी। both the statements are effects of independent causes। कहते हैं closing the colleges for few days in a week
हफ्ते में चंद दिन कॉलेज को क्लोज रखना एंड स्टूडेंट्स लीविंग द कॉलेजेस आर इंडिपेंडेंट इश्यूज विच मस्ट बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। तो ये है इसका सही आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, वर्बल क्लासिफिकेशन। अब ज़रा देखिए, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, इसमें बताइए। जैसे ऑड वन आउट होता है ना, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए ऑड वन आउट है। कौन सा ऐसा इसमें वो है, क्या कहते हैं, जो कि इससे बाहर है, ऑड वन आउट करना है आपको कि जो इससे बाहर है, यानी इनसे मैच नहीं करता। इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर या यार्ड, इन चार में से बताइए कौन सा इससे मैच नहीं करता। इंच भी जो है वो पैमाइश मेजरमेंट के लिए होता है, किलोग्राम भी, सॉरी सेंटीमीटर भी, यार्ड भी। किलोग्राम एक अलग चीज़ है। आइए देखते हैं वो कौन सा मेजरमेंट है। इसमें है आंसर बी, किलोग्राम इनसे आउट है। क्यों? क्योंकि अ किलोग्राम मेजर्स वेट एंड द अदर यूनिट्स आर यूज टू मेजर लेंथ। अच्छा, सिर्फ किलोग्राम जो है वो वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने यूनिट हैं वो सब जो है लेंथ नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वजह से किलोग्राम जो इसमें ऑड वन आउट है, इससे बिलोंग नहीं करता। अंडरस्टूड? देखिए किस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 5, ब्लड रिलेशंस बताना है आपको। कहते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ पर पॉइंटिंग करते हुए अ मैन सेड, एक शख्स कहता है, आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है, एंड दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, लेकिन उस शख्स का वालिद मेरे वालिद का बेटा है। हुज फोटोग्राफ वॉज इट, तो बताइए तस्वीर किसकी थी? हिज सन, हिज ऑन, उसकी अपनी है, हिज फादर या हिज नेफ्यू, किसकी है? ज़रा ये रिलेशन पता कीजिए, कोशिश कीजिए, पेपर पे पेंसिल से लिखें, अंडरलाइन करें, डायग्राम बनाएं, तो पता चलेगा कैसी है। भाई जब कोशिश करें आप, फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आप पहले आप खुद कोशिश करें, देखें इसे, समझने की कोशिश कीजिए सर। जी चलिए, आंसर मेरी तरफ से आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। कहते हैं द नेरेटर हैज़ नो ब्रदर, जैसे उसने कहा ना कि उसका कोई भाई नहीं है, सो ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, इसका मतलब वो अकेला इकलौता ही बेटा अपने बाप का। तो एंड हिज फादर सन इज़ ही हिमसेल्फ, और उसके वालिद का जो बेटा है वो खुद ही है ना वो। हैंस द नरेटर इज़ द फादर ऑफ द मैन, नरेटर उस शख्स का बाप है इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में। सो द मैन इन द फोटोग्राफ इज हिज सन, तो वो जो फोटोग्राफ है वो उसके बेटे की है। आई बात समझ? दोबारा पढ़िएगा इसे और इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स हैं। इसका आंसर पहले से आपके पास आ गया। अनफॉर्चुनेटली ये मुझसे इसमें एनिमेशन नहीं लग सका, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इन्फेक्शन है, कंसल्टेशन है, डॉक्टर है, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। जाहिर सी बात है, पहले कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो नंबर 1 के बाद जो है आपके पास 3 आएगा। पहले जो इसमें सीक्वेंस आएगी, पहले इन्फेक्शन होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एंड आफ्टर कंसल्टेशन, फिर आप कंसल्टेशन कराएंगे, कंसल्टेशन के बाद द डॉक्टर स्टार्ट द ट्रीटमेंट, फिर डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है रिकवरी होगी। तो यूं बनेगा कि 1 3 2 4 5, मतलब इन्फ्लेशन, डॉक्टर, उसके बाद इन्फ्लेशन आ गया, फिर तीसरे पे डॉक्टर आ जाएगा, दूसरे पे कंसल्टेशन, फिर चौथा जो आएगा ये इस तरतीब से आएगा, नंबर 4 आएगा जिसमें आएगा ट्रीटमेंट, फिर नंबर 5 आ जाएगा आपका रिकवरी। यूँ बनेगी इसकी सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? कहते हैं पीटर
इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम। पीटर टॉम के ईस्ट पर है। एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, और टॉम जो है वो नॉर्थ के जॉन की नॉर्थ जानिब है। माइक इज इन द साउथ, और माइक एक शख्स है जो साउथ ऑफ जॉन, जॉन के जुनूब की जानिब है। देन इन विच डायरेक्शन द पीटर इज माइक, पीटर माइक की किस डायरेक्शन पर है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर है, साउथ पर है, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर है? इसको आप समझिए एक डायग्राम की मदद से। देखिए ये एक डायग्राम आपके पास आएगी अभी, इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट है। कैसे, ज़रा देखिए। इसमें देखिए डायरेक्शंस दी हुई है, साउथ वेस्ट पीटर माइक की। देखिए इसमें ये मेंशन है कि पहला उन्होंने लिखा था पीटर जो है वो ईस्ट पर है टॉम की, तो टॉम से पीटर की जानिब जो वो ईस्ट है, ठीक है ना। फिर टॉम द नॉर्थ जॉन, तो नॉर्थ है जॉन की जानिब। फिर जॉन जो है वो साउथ ऑफ जॉन पर माइक एरोस की साउथ ऑफ जॉन, तो बचा गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट पर पीटर का इस वक्त पोजीशन है, माइक से पीटर की पोजीशन साउथ वेस्ट पर है। और से देखिए डॉट 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 वाला जो एरो है ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा। नेक्स्ट, एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है। कहते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम, विच of the following diagrams correctly represents lions, elephants and animal? अब बताइए इनमें से कौन सी डायग्राम ऐसी है जो रिप्रेजेंट करती है लाइन को, एलिफेंट्स को, डायग्राम और एनिमल्स। अब देखिए क्या ए, एक सर्कल में दोनों दिए हुए, बी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लायंस, एलिफेंट्स और एनिमल्स, ये क्या सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सी क्या ये दो एक हैं और तीसरा अलग है। डी क्या ये दो एक हैं और एक बिल्कुल अलग है। आखिर कौन सा आंसर इसका सही है? क्या लायंस और एलिफेंट एक हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि लायंस, एलिफेंट और एनिमल बिल्कुल अलग अलग है? किस सीक्वेंस में आएगा इसमें इन्होंने सर्कल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी बैकवर्ड चले गए थे हम आते फॉरवर्ड आते हैं। यस, अब बताइए कि इसमें कौन सा सही है? कहते हैं ए सही है। क्यों सही है? कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, लाइन्स एंड एलिफेंट्स हैव नो रिलेशन टू ईच अदर। लाइन और एलिफेंट का कोई रिलेशन नहीं है, बट बोथ आर एनिमल्स, लेकिन दो एनिमल्स। आप देखो इसलिए इन्होंने क्या किया कि उन्हें दो अलग अलग के सर्कल में नहीं किया, उसके अंदर से सर्कल नहीं गुजारा, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक बड़ा सर्कल इसलिए दे दिया कि दोनों एनिमल है भाई। अब देखो कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये लाइन्स है, ठीक है, और वो एलिफेंट है, और ये बड़ा सर्कल जो है वो एनिमल्स है। लाइन्स और एलिफेंट दोनों एनिमल्स हैं, तो इसमें जो बनेगा इसकी डायग्राम वो यूँ बनेगी, ये वाली डायग्राम सही है। अंडरस्टूड? जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। नंबर 9, वेरिफिकेशंस ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसमें आपने ट्रुथ स्टेटमेंट बतानी है इसकी। एन एनिमल ऑलवेज हैज़, क्या एक जानवर की हमेशा स्किन होती है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, लाइफ होती है, या ईयर्स होते हैं? तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा जो चीज़ उसकी होती है वो सच क्या है? कभी ऐसा भी हो सकता है किसी के लंग्स नहीं, स्किन सही नहीं, ठीक है, हार्ट होता है, या लाइफ, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सही होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, लाइफ। एन एनिमल विल ऑलवेज हैव अ लाइफ, लाइफ ज़रूर होगी, जिंदा होगा, ठीक। नेक्स्ट, नंबर 10 समझ लिए इसको। ये अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। कहते हैं नंबर 1 की, डोर, लॉक, ठीक है ना, रूम और 5 स्विच ऑफ। इसको अरेंज करना है द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में। कौन सी होगी? 5, 1, 2, 4, 3। देख लीजिए इसमें आंसर दिया हुआ है सी, 1, 3, 2, 4, 5। 1 फिर 3 आएगा, फिर 2, 4, 5 सही है। सबसे पहले क्या आएगा? की आएगी, की के बाद लॉक, साइड सी बात है, चाबी ताले में लगेगी, फिर दरवाज़ा, फिर रूम आएगा, फिर स्विच ऑन होगा,
पहले चाबी ताले में लगेगी, दरवाज़ा खुलेगा, कमरा नज़र आएगा, फिर उसके अंदर स्विच ऑन होगा। ये इसके थे। अगर आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह फिर और भी बहुत से लॉजिकल क्वेश्चंस रीजंस के साथ पेश करूँगा। ये एमकेट के लिए कंपलसरी उनके आने वाले हैं, ठीक है। बड़ी भरपूर तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबर से कामयाब करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इल्म सब के लिए बेटा, सब तक पहुँचे। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।